वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको अब तक ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और बायट-सवर्ट्स लॉ बता दिया है पिछले वीडियोस में। और आज का हमारा टॉपिक है, मतलब अब शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सवर्ट्स लॉ। और एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सवर्ट्स लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले हम लोग को अपने टॉपिक को बढ़िया से समझ लें कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लीजिए इसमें करंट बह रहा है I, तो ओर्स्टेड के अनुसार हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक लाइंस को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से ड्रॉ करते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। और बायट-सवर्ट लॉ से हम लोग ये जान चुके हैं कि इस कंडक्टर का एक छोटा करंट एलिमेंट ले लें, यानी इसका एक छोटा टुकड़ा ले लें, उसके टुकड़े की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आज हम लोग ये देखेंगे बायट-सवर्ट्स लॉ को ही अप्लाई करके इस कंडक्टर से, मान लीजिए कोई r दूरी पर पॉइंट P है, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। वैसे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानते हैं कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से इस प्रकार, देखिए इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे घूमेंगे। तो इस कंडक्टर के इस साइड यहां पर पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर देखना है कि मैग्नेटिक लाइन किधर जा रहा है। पॉइंट P से गुजरते समय इनवर्ड्स जा रहा है, यानी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द बोर्ड, तो डायरेक्शन तो इनवर्ड्स होगा। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो बायट-सवर्ट्स लॉ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, डेराइव करेंगे। तो आप देखें, इस कंडक्टर में एक छोटा सा हम लोग करंट एलिमेंट मान लेते हैं। मान लीजिए ये करंट एलिमेंट AB है और इस करंट एलिमेंट से इसकी दूरी R है। तो बायट-सवर्ट्स लॉ के अनुसार हमें पता है कि यहाँ पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड dB कितना होना चाहिए। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई, ये डिस्टेंस, इसको चूंकि यार यहाँ हमने मान लिया है तो यहाँ A मान लीजिए, तो ये हो गया A स्क्वायर। इसी बायट-सवर्ट्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे होल लेंथ के लिए। तो होल करंट कैरिंग कंडक्टर के होल लेंथ की वजह से पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए यहाँ मैंने फिगर बना रखा है आगे समझाने के लिए, उस पर मैं समझाता हूं। अब देखिए इस फिगर को क्लियरली देखिए, ये कंडक्टर है XY, इस कंडक्टर की लंबाई X से Y तक है। तो इस कंडक्टर से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहां हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हम लोग एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिए और इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पहले बायट-सवर्ट्स लॉ से लाएंगे और फिर इंटीग्रेट करके इसके होल लेंथ XY, इसका लेंथ है, होल लेंथ के लिए ले आएंगे। बाद में यही कंडक्टर मान लेंगे कि अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो भी हम लोग लाएंगे। तो सबसे पहले तो फिगर को आप समझ लीजिए। ये जो कंडक्टर है, इसका कंडक्टर अभी XY है और करंट इसमें जा रहा है X से Y की ओर I, और हमें इस कंडक्टर से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो अब यहाँ ये आपको समझना है कि हम लोग बायट-सवर्ट्स लॉ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट AB मान लिया जिसका लेंथ है dl,
और इस AB का जो AB पॉइंट B पॉइंट पर जो यहाँ से लाइन जोड़ा गया है, इस लाइन से यानी CP लाइन से एंगल बन रहा है फाई, और AB के दोनों छोरों से जो लाइन पॉइंट P पर आया है, इसके बीच में एंगल बन रहा है D फाई। इसको जरा समझिए। जैसे ये कंडक्टर XY है और यहाँ पे पॉइंट P है, तो पॉइंट P से यहाँ की दूरी R है, और मान लीजिए हमारा करंट एलिमेंट यहाँ है, तो यहाँ से जो लाइन जोड़ा गया है, ये लाइन यहाँ एंगल बना रहा है फाई, और इसका ये जो करंट एलिमेंट का दूसरा छोर जब जा रहे हैं तो एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया। इस एंगल का नाम हमने दिया है डी फाई। तो अब देखिए, पहले फिगर से संबंधित जिन चीजों की जरूरत है वो काम हम लोग फिगर के पास ही करके रखेंगे। यानी कि सबसे पहले देखिए, ये जो मैं फिगर के नीचे बना रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है। लास्ट में कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा। कि इन ट्रायंगल ABN ट्रायंगल में देखेंगे तो BN की वैल्यू कितनी होगी? BN की वैल्यू होगी, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और AB हाइपोटेनस है, तो BN की वैल्यू होगी DL साइन थीटा। करंट एलिमेंट और ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट यहां रखिए, और उसके बाद अब आ जाइए, एक चीज हम लोग जानते हैं। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल PBN। इस ट्रायंगल में देखिए, क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, किसी भी कोई सर्किल हो और इस सर्किल में एक बहुत ही छोटा एंगल, मान लीजिए हमने ले लिया डी थीटा, तो OAB नाम है, तो एक रिलेशन आपको पता होगा। और मान लीजिए इस सर्किल का रेडियस R है, तो एक रिलेशन पता होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ एंगल यानी ये जो आर्क AB देख रहे हैं, आर्क AB के लिए सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? D फाई। और आर्क की लंबाई कितना है? AB, और रेडियस कितना है? R। इस रिलेशन को याद रखना है। तो यहां भी देखिए, पॉइंट P से BN को आप एक आर्क समझ लीजिए, तो एंगल D फाई का वैल्यू हो जाएगा D फाई इज इक्वल टू, आर्क हो गया BN, और रेडियस यानी ये जो डिस्टेंस हो गया वो A हो गया यहाँ। तो यहां से हम लोग BN की वैल्यू ले आते हैं AD5। ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहां आप पाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आप पाएंगे BN की वैल्यू दोनों इक्वेशन में है। तो DL साइन थीटा के जगह पर DL साइन थीटा, ये DL साइन थीटा आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि DL साइन थीटा भी BN है और AD5 भी BN है, तो इसको आप कर दीजिए AD5। DL साइन थीटा इज इक्वल टू AD5। एक और काम करना है, इसका नाम इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। अब देखिए, तो यहां तक इक्वेशन थर्ड करने के बाद अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल PCB। इसमें देखिए कॉस फाई की वैल्यू लेंगे। ये एंगल हुआ फाई, तो कॉस फाई का वैल्यू होगा R बाई A। तो यहां से A को सब्जेक्ट बना लेंगे, जो हो जाएगा R बाई कॉस फाई। इतना काम हम लोग फिगर के नीचे कर लेंगे, और इसके बाद अब लिखना स्टार्ट करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर XY कैरिंग करंट I फ्रॉम X टू Y। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंडक्टर में करंट X से Y की ओर ही बह रहा है। Here we have to determine the magnetic field intensity at a point P such that Cp is equal to R। यानी आप देख रहे हैं कि इस कंडक्टर की वजह से हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, जिसकी दूरी कंडक्टर से Cp के बराबर है, जिसकी वैल्यू R दिया गया है। आगे लिखेंगे, according to Biot-Savart's law,
द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन एलिमेंट्री पोर्शन AB ऑफ लेंथ dl। यानी इस पूरे कंडक्टर की वजह से बायट-सावर्ट्स लॉ नहीं देता है, इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया AB जिसकी लंबाई dl है, इसके वजह से पहले पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, ये बायट-सावर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन आपको पता है, हो गया। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये जो dl साइन थीटा के जगह पर हम लोग यहाँ इक्वेशन थर्ड से पुट कर देंगे a d फाई बाई ए स्क्वायर, और यहाँ साइड में लिख लीजिए फ्रॉम थर्ड, क्योंकि इसको हमने इक्वेशन थर्ड से लिया है। एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई बाई ए, एक कट गया। अब आगे देखिए, आगे जो हम लोग dB को आगे डिराइव कर रहे हैं, तो a के जगह पर ये इक्वेशन 4 मान लीजिए, और इक्वेशन 4 से a के जगह पर पुट कर देंगे r बाई कॉस फाई, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई तो है ही, बाई में a है, आई डी फाई बाई a, और a के जगह पे हमें रखना है r कॉस फाई, r तो कॉस फाई तो ऊपर चला जाएगा। ये आ गया इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने लायक अब तक हमने बनाया है, इस डेरिवेशन में और कुछ नहीं किया गया है। कैसे हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सके ताकि पूरे लेंथ के लिए पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो है बायट-सावर्ट्स लॉ का चेंज होकर के उस फॉर्म में आ गया जिसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट करके होल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं पॉइंट P पर। तो अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फॉर द होल लेंथ ऑफ, या ऐसे लिखिए, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल लेंथ, याद रखें कैसे लिखेंगे उसके बाद, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल लेंथ XY। तो उसके बाद अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका B हो गया, और इधर इंटीग्रेशन दे दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाई आर, और इंटीग्रेशन का लिमिट होगा। अब देखिए इसके अपर एंड पर मान लीजिए हमने एंगल दे दिया फाई 1, अपर इस कंडक्टर का जो भी अपर एंड है, अपर एंड, यहाँ इसको थोड़ा सा वाई पॉइंट को मुझे दूर करना पड़ेगा तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा क्लियरली कि फाई एंगल, ताकि एंगल बड़ा बन सके, और लोअर एंड को जो मिलाएंगे यहां से लाइन, इस एंगल का वैल्यू दे दिया हमने फाई 2। ध्यान दीजिए फाई 1 क्या है, इस पॉइंट P से अपर एंड के लिए जो लाइन मिलाया है तो CP से एंगल बना रहा है फाई 1, और इस पॉइंट P से ही लोअर एंड X पर जो लाइन मिलाया है तो CP लाइन से एंगल बना रहा है फाई 2, यानी होल लेंथ कंडक्टर का X से Y तक है, जिसको हमने इस लेंथ को एंगल में चेंज किया तो फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2 हो गया। तो ये रख लीजिए फाई 1 और ये फाई 2। अब देखिए B इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और क्या कांस्टेंट नहीं है, वो है आपका सिर्फ कॉस फाई डी फाई। लिमिट यहां दे दीजिए फाई 1 फाई 2। अब यहाँ एक बात ध्यान रहे, यहाँ से जो एंगल ऊपर बना है वो पॉजिटिव है, तो जो एंगल नीचे बनेगा वो नेगेटिव होगा, यानी फाई 2 की वैल्यू हमें नेगेटिव में देना पड़ेगा। तो फाई 2 की वैल्यू चलिए अभी नहीं नेगेटिव में पुट करेंगे तो बाद में पुट करना पड़ेगा, तो हम अभी ही नेगेटिव पुट कर दिया हमने फाई 2 को। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन फाई, ये आपको पता होगा, और लिमिट हो गया फाई 2 फाई 1। लिमिट को आप ऐसे दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
चूंकि करंट x से y की ओर जा रहा है तो नीचे वाले को आप phi1 कर दीजिए, ऊपर वाले को phi2 कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारा जो है phi1 नेगेटिव हो जाता है, phi1 नेगेटिव हो गया। ध्यान दीजिए ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यहाँ है, मिक्स ना हो जाए। और यहाँ देखिए phi1 नेगेटिव होगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें ये लिमिट है phi1 से phi2 और phi1 को नेगेटिव लिया है इसलिए कि phi1 एंगल नीचे बन रहा है और phi2 एंगल ऊपर बन रहा है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। तो आपको पता है कि पहले अपर लिमिट पुट होता है साइन phi2 माइनस साइन माइनस phi1। तो ये माइनस साइन माइनस phi1 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इस प्रकार ये हो गया साइन phi2 प्लस साइन phi1। ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ध्यान पूर्वक इसको देख लें, ये आपको नोट करना है। जो लिखने वाला काम है यहाँ तक तो मैंने समझा ही दिया था। और फिर उसके बाद जहां पर हम a का वैल्यू पुट किए हैं r के जगह पर, तो वहां साइड में मेरे पास जगह नहीं है, वहां साइड में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4। और उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या लिखना है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल लेंथ, और उसके बाद B इज इक्वल टू ये लिखते हुए लिमिट दे देंगे -phi1 से phi2 और फिर आगे डेराइव करते हुए यहाँ तक चले आएंगे। ये मैंने लाइन दिया है ताकि मिक्सअप ना हो जाए, यानी इस ऊपर वाले लाइन ये है और उसके बाद ये नीचे वाला लाइन ये है। यहाँ तक आप नोट कर ले, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद मैं थोड़ा केस बताऊंगा। अब आगे केस क्या है कि केस लिखें कि इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर ये फाइनाइट लेंथ xy का ना हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट, तो लेंथ y तक था तो हमने ये लाइन यहाँ मिलाया तो phi2 एंगल बना। और अगर ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ से लाइन इनफाइनाइट पे मिलाना पड़ेगा, तो ऊपर वाला एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे मिलने के लिए दो लाइन को पैरेलल जाना पड़ता है। वैसे ही नीचे भी एंगल phi2 का भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, आपने केस लिखा कि इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, देन नीचे लिखे phi1 इज इक्वल टू π/2 एंड phi2 इज इक्वल टू π/2, दोनों 90 डिग्री हो गया। ऊपर भी ये देखिए, ये इन्फिनिटी पे मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी पे मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और ये हो गया साइन π/2 प्लस साइन π/2, और साइन π/2 1 होता है, तो ये आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 1 प्लस 1, और ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। तो ये 2 हुआ, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा। तो यहाँ एक छोटी सी बात और समझ लें कि अगर कोई कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ है दोनों ओर, इसमें करंट जा रहा है I, तो इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। और मान लीजिए ऐसा हो कि एक कंडक्टर एक साइड तो इनफाइनाइट हो लेकिन एक साइड यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी दोनों ओर इनफाइनाइट नहीं है और इसमें करंट I जा रहा है, तो इसके लिए अगर आप डेराइव करेंगे तो इससे r डिस्टेंस पर, यानी इस कंडक्टर के इन पॉइंट पर ही r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पर जो होगा वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r हो जाएगा। याद रखें, इससे आधा हो जाएगा। अगर दोनों ओर इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और सिर्फ एक तरफ इनफाइनाइट है और एक एंड पे ही हम लोग को उसी के सीध में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। तो ये अलग से आप इसको डिराइव कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। ये बातें मैंने समझाने के लिए बनाया है। यहाँ तक आप आगे नोट कर लें और आपका डेरिवेशन पूरा हो जाता है।
कल हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे बायट-सवर्स लॉ का।